फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट वे। आज एक बार फिर आपका यूपी टेट की स्पेशल क्लास में स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। अष्टाविंशति शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं 18, 28, 38 या 48। अष्टाविंशति, विंशति का मतलब होता है 20 और अष्टा का मतलब होता है 8, यानी कि 20 और 8 28। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह 18 को संस्कृत में अष्टादश कहते हैं। अष्टादश, ये याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इससे 1 नंबर जरूर आता है। 38 को संस्कृत में कहते हैं अष्टात्रिंशति। त्रिंशति यानी कि 30 और अष्टा 8। 48 को कहते हैं अष्टाचत्वारिंशत्। चत्वारिंशत्। तो आपका इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। संस्कृत में धातु रूप किसे कहा जाता है? संस्कृत में धातु रूप क्रियापदों को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। गोधूम शब्द का अर्थ क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। गोधूम शब्द का संस्कृत में, गोधूम का हिंदी में अर्थ क्या कहा जाता है? गोधूम को, तो गोधूम को गेहूं कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। घुटने के लिए उपयुक्त संस्कृत शब्द कौन सा है? घुटने के लिए आपके ऑप्शन दिए गए हैं उरु, जघन, हनु या जानू। घुटने के लिए पूछा गया है तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। जानू घुटने के लिए उपयुक्त हुआ शब्द है संस्कृत का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विकरोति में उपसर्ग और धातु क्या है? विकरोति में, विकरोति वी प्लस करोत से मिलकर बना है, तो इसमें उपसर्ग हो गई वी और क्रा धातु का लट लकार एक वचन होता है करोति, इसलिए वी और क्रा। आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। विकरोति में वी उपसर्ग है और क्रा धातु है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। समासस्य परिभाषा अस्ति, यानी कि समास की परिभाषा क्या है? समास की परिभाषा होती है पदों का संक्षिप्त हो जाना, पदों का संक्षिप्त होना। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। समसन्मिति को कहते हैं पदों का संक्षिप्त हो जाना, इसका अर्थ होता है पदों का संक्षिप्त हो जाना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कुंभ जन्मा का विग्रह क्या है? इसमें आपका समास विग्रह पूछा गया है। कुंभ जन्मा का समास विग्रह क्या होगा? तो कुंभ जन्मा का समास विग्रह आपके ऑप्शन दिए गए हैं। कुंभेन जन्म यस्य सा, कुंभम जन्म यस्य सा, कुंभात जन्म यस्य सा या कुंभाव जन्म यस्य सा। तो आपका कुंभ जन्मा का विग्रह क्या होगा? इसका आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कुंभात जन्म यस्य सा हो जाएगा। इसमें पंचमी तत्पुरुष है, तत्पुरुष पंचमी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा? यद्यपि का अक्सर लोग इसको गलत कर देते हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा और अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका ऑप्शन आपके दिए गए हैं, यद प्लस पी या प्लस द्यपि, यदि प्लस अपि या यद प्लस अनि। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, यदि प्लस अपि। यदि इसमें ई प्लस आ, इसमें ये ई हो गया, ये आ हो गया, तो ई और आ मिलकर या द्यपि द्या बनाते हैं, या हलंत वाला। इसलिए आपका यद्यपि का संधि विच्छेद यदि प्लस अपि हो जाएगा और इसमें यड़ संधि होगी। यड़ संधि में ई प्लस आ मिलकर या बनाते हैं। तो आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आकृस प्लस तः, इसका संधि रूप क्या होगा? आकृस प्लस तः, इसका संधि रूप पूछा गया है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आकृस्तः, आकृष्टः, आकृस्तः, आकृष्टः। आकृस प्लस तः, इसका संधि रूप पूछा गया है, तो इसका आपका संधि रूप ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आकृष्टः। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें ता वर्ग जो होता है वो टा में परिवर्तित हो जाता है, टा वर्ग में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए ता से टा आकृष्टः हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, रामा सर्वे जनेषु श्रेष्ठः, इसको शुद्ध करना है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, रामा सर्वेषु जनेषु श्रेष्ठः, रामेषु सर्वेषु जनेषु श्रेष्ठः, रामेषु सर्वस्मिन् जनेषु श्रेष्ठः, या फिर रामः सर्वस्मिन् जनेषु श्रेष्ठः। इसमें आपका शुद्ध करना पूछा गया है, रामः सर्वे जनेषु श्रेष्ठः को आपको शुद्ध करना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रामः सर्वेषु जनेषु श्रेष्ठः। इसमें समुदायवाचक में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति लग जाती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। गम धातु में उद प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनता है? गम धातु में उद प्रत्यय, ऑप्शन दिए गए, अवगच्छति, उपगच्छति, उदगच्छति या अपगच्छति। जब गम धातु में उद प्रत्यय लग जाएगा तो इसमें आपका उदगच्छति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर एग्जाम में आता है। मुद्रा राक्षस का नायक कौन है? मुद्रा राक्षस का नायक पूछा गया है। तो मुद्रा राक्षस एक नाटक है, ऐतिहासिक नाटक है, जिसको विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है और इसके नायक आचार्य चाणक्य हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी इसके लेखक पूछ दिए जाते हैं, तो याद रखिएगा विशाख दत्त इसके लेखक हैं, विशाख दत्त, और ये एक ऐतिहासिक नाटक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। महाप्राणः प्रयत्ने कति वर्णः, क्वेश्चन नंबर 13 है, महाप्राणः प्रयत्ने कति वर्णः। ऑप्शन आपके दिए गए 18, 21, 25 या 14। इसमें पूछा गया महाप्राण में कितने वर्ण होते हैं। आपको बता दें महाप्राण में 14 वर्ण होते हैं, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है और चारों ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन आपको बता दें, श,
शा, श और हा, ये 4 ऊष्म व्यंजन और बाकी प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है। तो कुल मिला के इसमें महाप्राण में 14 वर्ण होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, इसको याद रख लीजिएगा। इसमें एक क्वेश्चन आपका ये भी निकल के आता है कि ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, तो याद रखिएगा शा, शा, शा और हा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रबोध चंद्रोदय नाटक किसका है? प्रबोध चंद्रोदय कृष्ण मिश्रा का, दिग्नांग का, मुरारी का या राजशेखर का? तो आपका प्रबोध चंद्रोदय नाटक कृष्ण मिश्र का है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कहीं भी आप नोट कर लीजिए, नहीं तो याद रखिएगा, एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। शचीपति किसका पर्यायवाची है? शचीपति किसका पर्यायवाची है? इंद्र का, इंद्राणी का, ब्रह्मा का या विधि का? तो आपका शचीपति इंद्र का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें आपका अलंकार पूछा जा रहा है। लता कुंजम गुंजन मदवली पुंजम चपलयन, इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, यमक या श्लेष? इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इन पंक्तियों में आप देख लीजिए, किसी शब्द की जब आवृत्ति कई बार आती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर किस शब्द की आवृत्ति कई बार आ रही है, तो आपका इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। महाभारतस्य प्रधान रस कः? महाभारत में प्रधान रस कौन सा है? करुणः, रौद्रः, शांतः या वीरः? पूछा गया है कि महाभारत में प्रधान रस कौन सा है। आपको बता दें कि महाभारत हिंदू धर्म में एक विशेष महत्व रखता है। इसमें हिंदू धर्म में इसको पंचम वेद माना जाता है। महाभारत को हिंदू धर्म में पंचम वेद माना जाता है। पंचम वेद, इसके रचयिता महर्षि वेद व्यास हैं। इसमें 1 लाख से अधिक श्लोक दिए गए हैं, 1 लाख से अधिक, और इसमें 18 पर्व हैं और इसका प्रधान रस वीर रस है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो याद रख लीजिएगा, ये सभी पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनमें से कोई ना कोई पूछ लिया जाता है कि महाभारत में प्रधान रस कौन सा है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि महाभारत में वीर रस प्रधान रस है, क्योंकि इसमें कौरवों और पांडवों के युद्ध का वर्णन किया गया है, इसलिए इसमें वीर रस प्रधान है। जो आपको पॉइंट्स बताए हैं उनको याद रख लीजिएगा, नहीं तो कॉपी पेन रखिए और नोट कर लीजिएगा कि इनके रचयिता जो हैं वेद व्यास हैं। एग्जाम में ज़रूर पूछ लिया जाता है कि महाभारत ग्रंथ के रचयिता कौन है, और इसमें श्लोक 1 लाख से अधिक श्लोक हैं और 18 पर्व हैं। 1 लाख से अधिक इसमें श्लोक दिए गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18, लयों की गतिविधि के नियमन को क्या कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, संधि, समास, छंद या शब्द। लय की गतिविधि के नियमन को छंद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भिन्न प्रकृतम पद चिनुत,
यानी कि इन 4 में से कोई एक जो अलग है उसको आपको टिक करना है। मति, वारी, मित्रम या धाम। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि इन आपके 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जो इन 3 से अलग है उसको आपको चूज करना है। मति, वारी, मित्रम, धाम। तो आपका वारी, मित्रम, धाम ये तीनों नपुंसक लिंग हैं। ये 3 नपुंसक लिंग हैं और बाकी जो बच गया उसको ही आपको टिक करना था। मति आपका स्त्रीलिंग है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मति। स्त्रीलिंग आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कर्पूर मंजरी किस भाषा में है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। संस्कृत में, प्राकृत में, पाली में या अपभ्रंश में? तो कर्पूर मंजरी किस भाषा में है? कर्पूर मंजरी आपकी प्राकृत भाषा में है और इसके लेखक जो हैं वो हैं राजशेखर। ये एक प्रसिद्ध नाटक है। राजशेखर इसके लेखक हैं और ये प्राकृत प्राकृत भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आज आपके प्रश्नों की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। आज के प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। कल आपको याद होगा एक होमवर्क दिया गया था जिसमें कहा था उसका आंसर कल बताएंगे, तो उसका आंसर आज बताते हैं। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? ये आपका क्वेश्चन था कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी? गेस्टाल्ट, तो इसकी आपकी आधारशिला 1912 में प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मैक्स वर्दाइमर ने रखी थी। मैक्स वर्दाइमर ने रखी थी, इसको याद रख लीजिए। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला मैक्स वर्दाइमर ने 1912 में रखी थी। आपका आज का होमवर्क, रामायण मंजरी के रचयिता कौन है? रामायण मंजरी के रचयिता पूछे गए हैं, इसको आप कमेंट में बताइएगा, फिर आपका कल आंसर आपको दिया जाएगा। रामायण मंजरी के रचयिता कमेंट में बताइएगा। क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप चैनल के साथ बने रहिए, ऐसे ही और अच्छी अच्छी क्लासेस आपके लिए आती रहेंगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।